एस्टिमेशन। सल्फर एस्टिमेशन कोई भी जो फ्यूल है उस फ्यूल में कितना सल्फर प्रेजेंट है ये हमें पता करना है। तो इस सल्फर एस्टिमेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। बुक में कुछ बुक्स में डायग्राम दे नहीं रखे, इसलिए मैंने स्पेशली ये डायग्राम बनाया है कि सल्फर को एस्टिमेट कैसे किया जाता है। ये है स्टैंड, ये है राउंड बॉटम फ्लास्क। इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हम इस स्टैंड से फिक्स कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे फ्यूल एंड बेरियम क्लोराइड। तो फ्यूल जो है उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है और इस सल्फर को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस फ्यूल के अंदर जब हम बेरियम क्लोराइड लेते हैं और इसको हीट करते हैं, जब बहुत देर तक हम इसको हीट करते रहेंगे 2-3 घंटे तक, तो क्या होगा, इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जो बेरियम जो सल्फर है वो सल्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये जो सल्फर है, जो हम फ्यूल की बात कर रहे हैं, फ्यूल में सल्फर कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, सल्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जैसे ही हम बेरियम क्लोराइड डालते हैं इस फ्यूल के अंदर, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने फ्यूल लिया और इस फ्यूल में जैसे ही हम बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं, ये बेरियम क्लोराइड ऐड इसमें किया और उसको जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं और ये वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। और जो सॉल्यूशन है, ये जो ऊपर का जो सॉल्यूशन है ये एकदम क्लियर हो जाता है और सिर्फ यहाँ पे नीचे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हमें दिखते हैं। इसका मतलब है रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद यहाँ से हम बर्नर को स्टॉप कर देंगे, बर्नर को बंद कर देंगे। अब थोड़ी देर उसको हम ठंडा होने देंगे और फिर क्या करेंगे, ये जो प्रेसिपिटेट बने हैं इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करके थोड़ी देर इसको हम ड्राई करेंगे, थोड़ी देर बाहर ही हम सुखाएंगे और फिर जो प्रेसिपिटेट जो आते हैं उस प्रेसिपिटेट का हम वेट ले लेते हैं। तो वो सपोज करो वेट है x ग्राम। जो प्रेसिपिटेट आया है, जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट है, उसका अमाउंट हम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डेरिवेशन करने वाले हैं। ये जो फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ सल्फर, ये कैसे आया ये हमें ड्राइव करना है। तो सपोज करो कि x ग्राम जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बने हैं बेरियम सल्फेट के, उसका अमाउंट कितना है, x ग्राम, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे फ्यूल लिया है उसका वेट कितना है, सपोज करो W ग्राम है। वेट ऑफ कोल सैंपल और वेट ऑफ फ्यूल इज W ग्राम एंड वेट ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज x ग्राम, ठीक है। तो अब इसमें हम कैलकुलेशन की एक्सपेरिमेंटल पार्ट सबको समझ में आ गया है। अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस बेरियम सल्फेट में सल्फर कितना प्रेजेंट है, 32 ग्राम। 32 ग्राम प्रेजेंट है 233 ग्राम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इसमें जो ये बेरियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट है वो कितना बना है और इस x ग्राम में सल्फर कितना है। तो यदि 233 में 32 ग्राम ऑफ सल्फर है तो एक में कितना होगा, 32/233। तो x ग्राम प्रेसिपिटेट में बेरियम सल्फेट के जो प्रेसिपिटेट बने थे वो कितना अमाउंट बना था, x ग्राम। तो x ग्राम बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट में कितना होगा, 32/233 इंटू x। तो यदि हम वेट ले रहे हैं फ्यूल का W ग्राम, तो कितना होगा, 32/233 इंटू x अपॉन W। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब क्योंकि हम सल्फर किस में कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए इंटू 100 आएगा। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32/233 इंटू x अपॉन W इंटू 100। सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर। ये सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने कार्बन और हाइड्रोजन में भी ऐसे ही हमने जो कैलकुलेशन करी थी वो इसी तरीके से करी थी और फाइनली हमारा फॉर्मूला वहाँ पर भी आ गया था। और यहाँ पर भी हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमने ये कैलकुलेशन करी और जो फॉर्मूला आ रहा है वो इससे मैच कर रहा है, ठीक है। सो द परसेंटेज ऑफ, तो यदि आप एग्जाम में सपोज करो कि फॉर्मूला भूल जाते हो तो ये कैलकुलेशन यदि आपने समझ रखी है
तो फॉर्मूला निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन एस्टिमेशन की। अब तक हमने कार्बन हाइड्रोजन, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कार्बन हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर सल्फर एस्टिमेशन बताया है। अब मैं बताने वाली हूँ आपको कि नाइट्रोजन एस्टिमेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। और जब ये नाइट्रोजन एस्टिमेशन भी निकल जाएगी तो 100 में से हम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर इन सबको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नाइट्रोजन। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन एस्टिमेशन की। तो नाइट्रोजन एस्टिमेशन भी हमें किस में निकालना है, फ्यूल सैंपल में, कि फ्यूल में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इसमें दो डायग्राम बनेंगे, फर्स्ट डायग्राम ये है और सेकेंड डायग्राम ये है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट डायग्राम को देखते हैं कि क्या है, ये इसमें क्या चीज़ समझाई जा रही है। ये जो लॉन्ग नेक फ्लास्क है, ये लॉन्ग नेक फ्लास्क होता है जेल डाल फ्लास्क। इस जेल डाल फ्लास्क में हम फ्यूल लेते हैं जिसमें हमें निकालना है नाइट्रोजन। तो वो फ्यूल लेते हैं और H2SO4 एज अ सॉल्वेंट, K2SO4 हम लेते हैं कैटलिस्ट, और फिर इस लॉन्ग नेक फ्लास्क को, जिसको हम जेल डाल फ्लास्क बोल रहे हैं, इसको हम बर्नर के ऊपर रख देते हैं। और ये जो है ये हमने वायर गेज लगा रखी है, डायरेक्ट ग्लास को हम बर्नर के कांटेक्ट में आने नहीं देते, नहीं तो कई बार क्या होता है, टूट भी जाता है। तो इसलिए ये वायर गेज लगा के बर्नर लगाया और इस बर्नर को ऑन कर दिया। अब ये जो फ्यूल और जो सॉल्वेंट है H2SO4 प्लस K2SO4 हमने लिया है, ये इसकी रिएक्शन होगी कितनी देर के लिए, 5 to 6 आवर्स, 5 से 6 घंटे तक इसका डाइजेशन चलेगा, इसकी हीटिंग चलेगी। और ये सॉल्यूशन जब 5 से 6 घंटे बाद हम देखेंगे, ये सॉल्यूशन एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर सॉल्यूशन का मतलब है कि जो पूरा जो रिएक्शन होनी थी वो रिएक्शन हो चुकी है। और वो रिएक्शन क्या हुई है, वो रिएक्शन है नंबर 1 मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि इसमें 2 और भी रिएक्शन होंगी जो कि हम आगे देखेंगे। तो जेल डाल फ्लास्क में जो रिएक्शन हो रही है वो है नाइट्रोजन, जो कि फ्यूल के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस H2SO4 जो हमने लिया था, ये इसकी रिएक्शन होगी। ये 5 से 6 घंटे जो रिएक्शन हुई है, इनमें रिएक्शन हुई है और फाइनली क्या बन गया, अमोनियम सल्फेट। तो जो क्लियर सॉल्यूशन मिल रहा है, जो क्लियर सॉल्यूशन हमें मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, अमोनियम सल्फेट का। अब इस अमोनियम सल्फेट को हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, राउंड बॉटम फ्लास्क में। और जैसा कि आपको पता है कि राउंड बॉटम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये राउंड फॉर्म में है तो इसलिए इसको राउंड बॉटम फ्लास्क बोल रहे हैं। शॉर्ट में हम RB फ्लास्क भी कहते हैं। तो अभी फर्स्ट जो असेंबली है ये सबको समझ में आ गई। क्लियर सॉल्यूशन जब अमोनियम सल्फेट का बन जाएगा तो वो हम राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल देंगे और फिर ये पूरी असेंबली, यहाँ पे स्टैंड लगाएंगे, ये जेल डाल ट्रैप लगाएंगे, ये कंडेंसर है और ये है कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क में H2SO4 हम लेंगे। अब कई बार क्या होता है H2SO4 नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे रिएक्शन, फर्स्ट नंबर की रिएक्शन तो कहाँ पर हुई थी, जेल डाल फ्लास्क में। सेकंड नंबर की रिएक्शन होने वाली है राउंड बॉटम फ्लास्क में और थर्ड नंबर की रिएक्शन होगी कोनिकल फ्लास्क में। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जब हमने ट्रांसफर कर लिया जेल डाल सॉल्यूशन, जो क्लियर सॉल्यूशन आया था ये हमने ट्रांसफर कर लिया और ड्रॉपिंग फनल से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करेंगे, NaOH ऐड करेंगे। ड्रॉप बाय ड्रॉप इसलिए करते हैं जिससे कि बहुत अच्छे से रिएक्शन हो सके। एकदम से हम सारा यदि NaOH डाल देंगे तो रिएक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, इसीलिए हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें, ये जो सॉल्यूशन है इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डालते हैं। और जब हम NaOH डालते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अभी रिएक्शन देखेंगे वो रिएक्शन क्या होती है। और जब इसमें रिएक्शन होती है तो धीरे धीरे अमोनिया बनने लग जाती है। वो अमोनिया यहाँ से होती हुई, जेल डाल ट्रैप से होती हुई, कंडेंसर से होती हुई कहाँ पे कलेक्ट हो रही है, कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो रही है। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ से अमोनिया जो गैसियस फॉर्म में है वो अमोनिया इस ट्यूब से होते हुए, कंडेंसर से होते हुए यहाँ पे कलेक्ट होती है। अब ये जो ट्यूब है ये किसके अंदर डिप होनी चाहिए, एसिड के अंदर डिप होनी चाहिए। सपोज करो यदि एसिड के अंदर ही डिप नहीं होगी तो ये तो एनवायरनमेंट में ये जो गैस बनेगी ये बाहर
निकल जाएगी, ये एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। तो एसिड का पर्पस ये है कि जितना भी अमोनिया बना है उसको ये एसिड एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्प्शन का कैसे पता लगेगा? एब्जॉर्प्शन का ऐसे पता लगेगा कि इसका वॉल्यूम जो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसकी रिएक्शन हम देखेंगे कि ये रिएक्शन, इसकी यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है और यहाँ पे रिएक्शन क्या होने वाली है। और फर्स्ट असेंबली सबको समझ में आ गई है जिसमें कि ये रिएक्शन हुई है, अमोनियम सल्फेट बना था। अब सेकेंड असेंबली क्या कहती है कि जैसे ही NaOH को हम ऐड करते हैं इसमें तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? अमोनियम सल्फेट प्लस NaOH ऐड किया था तो क्या बनेगा? Na2SO4 एंड दिस अमोनिया। ये जो अमोनिया है इसमें से हम पता करेंगे, इससे हम पता करेंगे कि नाइट्रोजन फ्यूल में कितनी है। तो अमोनिया बन गई और H2O बन गया। अब ये जो अमोनिया है ये गैसियस फॉर्म में है तो क्या होगी? जो अमोनिया है ये जेल डाल ट्रैप के थ्रू, कंडेंसर के थ्रू इस कोनिकल फ्लास्क में आ जाएगी। और क्योंकि ये ट्यूब डिप है तो जो इसमें बबल्स बनने लग जाएंगे। बबल्स बन रहे हैं इसका मतलब है कि H2SO4 अमोनिया को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये डिप होना चाहिए। और कंटिन्यूसली इसमें बबल्स बनते रहेंगे, यानी कि अमोनिया बन रही है और H2SO4 उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा कि ये बबल्स बनना बंद हो जाएंगे। इसका मतलब जितनी अमोनिया बननी थी वो बन चुकी है और जो H2SO4 है उसने पूरी अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो एब्जॉर्ब कर लिया है तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है? जेल डाल फ्लास्क में भी हमने देख ली, राउंड बॉटम फ्लास्क में ये रिएक्शन हमने देख ली है, क्या हो रही है। अब जो थर्ड नंबर की रिएक्शन है कि अमोनिया जब H2SO4 के साथ मिलती है, H2SO4 इसको एब्जॉर्ब करता है। एसिड जब अमोनिया को एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या रिएक्शन, मतलब वहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, क्या कंपाउंड बन रहा है? तो अमोनिया प्लस H2SO4 मिलकर बनाएंगे अमोनियम सल्फेट। अब मैंने एक चीज़ कही थी कि यदि मान लो H2SO4 अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह हम HCl ले सकते हैं। तो यदि यहाँ पे HCl होगा तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीन रिएक्शन सबको समझ में आ गई। एक्सपेरिमेंटल पार्ट सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम करने वाले हैं कि नाइट्रोजन का जो फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है उसके लिए ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट काम में आने वाला है, ठीक है। तो अब हम डेरिवेशन देखेंगे इसका। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। हमें जो फॉर्मूला लेकर आना है वो है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आना चाहिए? 1.4 इंटू N1V1/W। तो इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमें ये सपोज करना पड़ेगा कि सपोज करो कोल सैंपल हम ले रहे हैं W ग्राम, और जो वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड बाय लिबरेटेड अमोनिया, जो अमोनिया लिबरेट हुई थी वो अमोनिया एसिड ने एब्जॉर्ब करी थी, और वो एसिड ने कितनी एब्जॉर्ब करी थी, एक तो ये बात है। और एक है कि एसिड कितना कंज्यूम हुआ था अमोनिया को एब्जॉर्ब करने में। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, वो एसिड जो हमने कोनिकल फ्लास्क में लिया था वो एसिड कितना यूज हुआ इस अमोनिया को एब्जॉर्ब करने में, तो वो सपोज करो V1 ml यूज हुआ है, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, और उस एसिड की नॉर्मेलिटी कितनी है? N1। तो क्या होगा? V1 ml ऑफ N1 एसिड इज इक्वल टू V2 ml ऑफ अमोनिया ऑफ N2 नॉर्मेलिटी। अब ये सभी को पता है कि नॉर्मल इक्वेशन होती है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। यदि सेम नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशंस हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? N1V1 इक्वल्स टू, इसमें से ये जो है N1 ये हम एसिड मान लेते हैं और N2 हम मान लेते हैं अमोनिया। तो नॉर्मल इक्वेशन क्या कहती है? N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो ये N1V1 इक्वल्स टू N2V2, ठीक है। Therefore V2 ml of 1N अमोनिया, तो यदि हम 1N अमोनिया सॉल्यूशन की बात करते हैं तो V2 ml of 1N अमोनिया इज इक्वल टू N1V1, ठीक है।
तो ये 1 यानी कि V2 इंटू 1 इज इक्वल टू N1 V1। तो V2 बराबर क्या हो गया N1 V1। तो अब हम देखेंगे जो 1 लीटर में हम सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि 1 लीटर का मतलब है 1000 ml ऑफ 1N अमोनिया कंटेन 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो उस 17 ग्राम में नाइट्रोजन कितनी है, ये जो नाइट्रोजन है ये कितनी है 14 ग्राम। तो 1000 ग्राम में अमोनिया 17 ग्राम है और नाइट्रोजन की बात करते हैं तो वो कितनी है 14 ग्राम। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। V2 इज इक्वल टू कितना है N1 V1। सो 1000 ml ऑफ 1N अमोनिया कंटेन 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन कितनी है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब हुआ 1000 ml कंटेन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो यदि 1000 ml में 14 ग्राम नाइट्रोजन है तो 1 में कितनी होगी 14/1000। तो V2 ml ऑफ अमोनिया में नाइट्रोजन कितनी होगी इंटू V2। तो अब ये जो V2 है इसका अमाउंट कितना है N1 V1। तो यहाँ पे V2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं N1 V1। तो 14/100 इंटू N1 V1, और जो हमने कोल सैंपल लिया था वो कितना लिया था W। तो 14/1000 इंटू N1 V1 अपॉन W। अब क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो परसेंटेज में होती है तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये जो एक जीरो बची है इसको हटा करके हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी अब हमारी क्या रही, अब चाहे तो हम देख सकते हैं 1.4 इंटू N1 V1 आ रहा है अपॉन W। तो ये जो है दिस इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो क्योंकि हमने कार्बन हाइड्रोजन भी परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट करा है, सल्फर भी, नाइट्रोजन भी, और आगे जो ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे वो भी परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। तो ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आया 1.4 इंटू N1 V1 अपॉन W। ये सबको क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालनी है। सिंपली इसको केवल 100 में से माइनस करना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस नाइट्रोजन, इन सब को ऐड करके 100 में से हम माइनस कर देंगे तो ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली अल्टीमेट एनालिसिस में, और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हमने उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सारा सब कुछ ही बता दिया था कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है। उसमें जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो भी जितनी भी मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली थी। अब एक पॉइंट रहता है कि सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये हमने जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस किया, अल्टीमेट एनालिसिस किया, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। उसका सिग्निफिकेंस ये है कि उससे हमें ये पता लग जाता है कि जो फ्यूल है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो अच्छी क्वालिटी का है या पुअर क्वालिटी का है। और वो कैसे पता करते हैं कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में तो हमें क्या पता लगता है कि कार्बन कंटेंट हाई है या लो है। यदि कार्बन कंटेंट हाई है तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ये बताता है कि वो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। लेकिन इसमें बाकी जो चीज़ें हम कैलकुलेट की है हमने, वो सब लो होनी चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर लो होगी तभी जाके कैलोरीफिक वैल्यू उस फ्यूल की ज़्यादा होगी। वोलेटाइल मैटर जो कि नॉन कम्बस्टिबल है तो इसलिए ये भी लो होना चाहिए, और एच कंटेंट भी लो होना चाहिए। तो केवल कार्बन का जो परसेंटेज है वो यदि फ्यूल में ज़्यादा है तो इसका मतलब वो एक अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है, क्योंकि इस कार्बन की अपनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसकी अपनी खुद की कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा कार्बन होता है उतना ही उतने ही उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमने पता किया प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से, तो ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया। अब अल्टीमेट एनालिसिस का सिग्निफिकेंस क्या है कि इसमें हम ये पता कर लेते हैं जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो कितने एलिमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है, कितना अमाउंट है,
वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें अब वो ये बताता है कि जो कार्बन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसकी अपनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो ये तो कैलोरीफिक वैल्यू को, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को बढ़ाता है। लेकिन ये बाकी सब चीज़ें लो क्यों होनी चाहिए? इसका रीज़न है, यदि हाइड्रोजन ज़्यादा होगा फ्यूल में तो क्या करेगा, उसमें जो फ्यूल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन के साथ मिलके ये H2O बना देगा, यानी कि मॉइस्चर को बढ़ा देगा फ्यूल में। यदि नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसकी अपनी कोई कैलोरीफिक वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन भी कम होना चाहिए। सल्फर, यदि सल्फर प्रेजेंट है तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू तो होती है, बट यदि ये जैसे कंबशन प्रोसेस में पार्ट लेता है, जब कंबशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये कोरोसिव कंपाउंड बनाता है, अनवांटेड कंपाउंड बनाता है। तो ये जो सल्फर है ये भी कम होना चाहिए, नाइट्रोजन कम होना चाहिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यदि ये दोनों ज़्यादा होंगे तो उस केस में H2O ज़्यादा बनेगा, यानी कि फ्यूल में मॉइस्चर बढ़ जाएगा। तो ये सब लो होने चाहिए और केवल कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। तो ये अल्टीमेट एनालिसिस और अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ये बताता है कि फ्यूल अच्छी क्वालिटी का है या पुअर क्वालिटी का है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस। तो ये आज अल्टीमेट एनालिसिस कंप्लीट हो रहा है। अब मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ आपसे बॉम्ब कैलोरीमीटर। सॉलिड फ्यूल में दो टॉपिक और बचे हैं, एक तो बॉम्ब कैलोरीमीटर जिसमें हम कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे किसी भी सॉलिड फ्यूल की हम कैलोरीफिक वैल्यू यदि फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या एपरेटस लेना पड़ेगा, वो एपरेटस है बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सॉलिड फ्यूल की या नॉन वॉलेटाइल फ्यूल की। ठीक है, और इसके बाद हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे कार्बोनाइजेशन, तब जाके ये सॉलिड फ्यूल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर ऐसा एपरेटस है जिससे हम कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सॉलिड फ्यूल की। तो सॉलिड फ्यूल की हमें कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक एपरेटस चाहिए जिसको हम बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये है बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब ये दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट बहुत ही सिंपल तरीके से हमें डायग्राम बनाना है। जैसे हम बोलते हैं ना बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बिल्कुल वैसे ही है। ये एक बड़ा बॉक्स बनाओगे सबसे पहले, उसके बाद उसके एक और बॉक्स, फिर इसके अंदर एक और बॉक्स, उसके अंदर हमने रख रखा है क्रूसिबल और फ्यूल। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है डायग्राम बनाना। और ये है लिड, ये इसकी लिड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरा हमने डायग्राम बना दिया, ये इलेक्ट्रोड्स बना दिए, ये क्रूसिबल है जिसके अंदर फ्यूल सैंपल है, और ये फ्यूज मैग्नीशियम वायर है जो इस फ्यूल के अंदर डिप है। डिप है मतलब उसके अंदर उसको टच कर रखा है हमने। ये इलेक्ट्रोड 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है। यहाँ पर थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर क्या मेजर करता है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर मेजर करता है। बैकमैन्स थर्मामीटर है ये। बैकमैन्स थर्मामीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट जो डिफरेंस है उसको भी मेजर कर सकता है। और कितना माइन्यूट, 1/100 पार्ट, यानी कि 0.01 डिग्री तक ये मेजर कर सकता है। और नॉर्मल थर्मामीटर में हम इतना मेजर कर ही नहीं सकते, इसलिए हम स्पेशल थर्मामीटर इसमें यूज करते हैं, और वो होता है बैकमैन्स थर्मामीटर। ये है इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, मैग्नीशियम फ्यूज वायर जो हमने इसके अंदर डाल रखा है। ये क्रूसिबल है, क्रूसिबल विद फ्यूल। जिस भी फ्यूल का हमें कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इस क्रूसिबल में हम ले लेंगे। फिर उसके अंदर ये फ्यूज मैग्नीशियम वायर जो है वो टच करके हम यहाँ से बांध देंगे, इलेक्ट्रोड से बांध देंगे, और इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट कर देंगे, 6 वोल्ट बैटरी से। और ये जो कंटेनर है जिसके अंदर हमने क्रूसिबल को रख रखा है उसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील बॉम्ब। स्टेनलेस स्टील बॉम्ब के अंदर हमने क्रूसिबल को रख रखा है। अब ये स्टेनलेस स्टील बॉम्ब क्यों बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील कंटेनर भी बोल सकते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील बॉम्ब इसलिए बोलते हैं
क्योंकि इसमें कंबशन प्रोसेस होता है और जैसे ही कंबशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एकदम से एक एक्सप्लोजन सा होता है, बॉम्ब की तरह एक्सप्लोजन होता है और वो सारा प्रोसेस किसमें होता है, इस कंटेनर में होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील बॉम्ब। फिर यहाँ पे हमने इस स्टेनलेस स्टील बॉम्ब को हमने किसमें रख रखा है, कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर, जिसमें क्या है, वाटर है। वाटर जो भी हीट इसने जब कंबशन प्रोसेस होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी एंड दैट हीट इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर। ये जो कॉपर कैलोरीमीटर में पानी है, वाटर लिया है, ये वाटर जितनी भी हीट ये रिलीज करेगा फ्यूल कंबशन के टाइम, वो सारी हीट ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। और थर्मामीटर का क्या काम होगा, थर्मामीटर इनिशियली हम टेम्परेचर देख लेंगे कि रूम टेम्परेचर क्या है, इनिशियली वाटर का क्या टेम्परेचर है और फिर फाइनली टेम्परेचर क्या है। तो ये थर्मामीटर का काम होता है टेम्परेचर मेजर करने का। और यहाँ पे हमने लगा रखा है स्टरर, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्टरर। तो इस स्टरर का क्या काम होता है, स्टरर का काम ये है कि वाटर को स्टर करते रहना, जिससे कि एक जगह हीट इकट्ठी ना हो, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे और जो पूरा जो वाटर है वो प्रॉपरली उसमें हीट डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, जिससे कि जो थर्मामीटर है इसमें रीडिंग जो है वो फ्लक्चुएट ना करे। ऐसा नहीं हो कि यदि हम स्टर नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक जगह हीट इकट्ठी हो सकती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको स्टर करते रहेंगे। जैसे गिलास में हम चीनी हमने डाली, उसको यदि मिक्स नहीं करेंगे तो वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और नीचे का पानी कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, यानी कि चीनी पूरी तरीके से मिक्स नहीं हुई थी। तो इसी तरीके से इसमें क्या होगा, यदि हम इसको स्टर नहीं करेंगे तो हो सकता है एक ही तरफ जो हीट है वो इकट्ठी हो जाएगी, इसलिए इसको हम स्टर करते हुए ये प्रोसेस चलेगा। अब जैसे हमने बैटरी को स्विच ऑन करा तो ये जो सर्किट है ये पूरा कंप्लीट हो गया और ये जो कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है कंबशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है, तो यहाँ पे सेंटर में ऑक्सीजन वॉल्व भी है। तो ये ऑक्सीजन वॉल्व का क्या काम होता है, उसको हम ओपन करते हैं और ऑक्सीजन इसके अंदर आती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक फिक्स क्वांटिटी की हम ऑक्सीजन ले लेते हैं और फिर जैसे इसको स्विच ऑन करते हैं तो कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कंबशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये जो फ्यूल है हीट प्रोड्यूस करेगा एंड दैट हीट इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर। वो हीट बाहर जाएगी और ये जो वाटर है बाहर की तरफ जो हमने इस कंटेनर को ले रखा है ना इसमें, तो ये जो हीट प्रोड्यूस करेगी दैट हीट इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर। वाटर ने हीट जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम वो टेम्परेचर नोट कर लेंगे, हमने इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लिया और फाइनल टेम्परेचर नोट कर लेंगे, ठीक है। और जब ये कंप्लीट कंबशन प्रोसेस हो जाएगा तो इसको हम बंद कर देंगे। तो अब इसमें और ये एयर जैकेट और वाटर जैकेट, ये जो है ये एयर जैकेट है, एयर जैकेट और वाटर जैकेट, इसका पर्पस क्या है कि हीट जो है वो बाहर की तरफ ना जाए, इसको प्रोटेक्ट करें, इसलिए हमने इसको किससे कवर कर रखा है, कॉपर कैलोरीमीटर। ये जो कॉपर कैलोरीमीटर है, इस कॉपर कैलोरीमीटर को हमने एयर जैकेट और वाटर जैकेट से कवर कर रखा है। तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा कि इसमें हम जो भी फ्यूल ले रहे हैं उसकी हमें कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसके लिए सर्किट बनाना होता है और थर्मामीटर और जो स्टरर है इसका भी मैंने आपको काम बता दिया। तो यदि बॉम्ब कैलोरीमीटर आएगा तो सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्शन बताएंगे, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, डिफरेंट पार्ट्स बता दोगे और फिर उसका यूज भी बता दोगे और फिर उसका वर्किंग में कैसे, जैसे हमने स्विच ऑन किया यहाँ से ऑक्सीजन वॉल से ऑन करके हमने ऑक्सीजन ले ली और फिर उसकी प्रेजेंस में ये जो फ्यूल है वो बर्न होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा एंड दैट हीट इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर। तो वाटर जैसे हीट एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा और इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे। अब हम देखने वाले हैं कि इसका डेरिवेशन क्या है, इसका फॉर्मूला हमें क्योंकि हमें HCV और LCV कैलकुलेट करनी है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। ये डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू दो टाइप की होती है, HCV और LCV। तो वो कैलकुलेट करने के लिए इसका प्रिंसिपल क्या है, ये इसका प्रिंसिपल क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाय द कोल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर। फ्यूल ने कितनी हीट रिलीज करी और वो हीट वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है।
heat loss by fuel is equal to heat gain by water। जितनी फ्यूल ने हीट लॉस करी उतनी की उतनी हीट वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली, ये दोनों बराबर है। ये इसका प्रिंसिपल है, हीट लॉस बाय फ्यूल इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। अब इस प्रिंसिपल पे हम पूरा जो डेरिवेशन है वो करने वाले हैं। अब ये है कैलकुलेशन पार्ट बॉर्न कैलोरीमीटर का। एक्सपेरिमेंटल पार्ट सबको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करी है, कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करी है किसी भी फ्यूल की, किसी भी सॉलिड फ्यूल की या नॉन वॉलेटाइल फ्यूल की। अब कैलकुलेशन ये कहती है कि सबसे पहले हमें एक प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि जितनी फ्यूल ने हीट रिलीज करी उतनी हीट किसने एब्जॉर्ब कर ली, वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली। तो हीट लॉस बाय फ्यूल इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर, ये इसका प्रिंसिपल है और इसी प्रिंसिपल पे ये हम फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। तो हीट लॉस बाय फ्यूल, अब हीट लॉस बाय फ्यूल कितना हुआ, x इंटू एल। एक्स इंटू एल कैसे, x अमाउंट का हमने फ्यूल लिया था और यदि हम ये कहते हैं कि सपोज करो कि L जो है, L हमने सपोज किया HCV है, ठीक है, L यहाँ पे HCV है। तो यदि हम कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल और यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल बर्न्स। तो यहाँ पे यदि यूनिट मास ऑफ फ्यूल के लिए L अमाउंट ऑफ हीट है तो X अमाउंट ऑफ फ्यूल यदि हम ले लें तो कितना होगा, X इंटू एल हो जाएगा। एक यूनिट मास के लिए एक यूनिट फ्यूल के लिए कितना है, L है HCV, तो X के लिए कितना होगा, X इंटू एल। तो हीट लॉस बाय फ्यूल क्या हो जाएगी, X इंटू एल। अब हीट गेन बाय वाटर, अब सपोज करते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर T1 था, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर क्या था, T1 और फाइनल टेम्परेचर T2। ये है फाइनल टेम्परेचर और ये है इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो ये चेंज इन टेम्परेचर आ गया। तो हीट गेन कितना हुआ, चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय कितना हमने वाटर लिया था। तो ये तो है वेट ऑफ वाटर, कैपिटल W, और ये स्मॉल w क्या है, स्मॉल w है वाटर इक्विवेलेंट, क्योंकि हमने जो थर्मामीटर लिया था, स्टेरर लिया था, उसकी वजह से हमें वाटर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। यदि वो थर्मामीटर नहीं होता, वहाँ पे स्टेरर नहीं होता तो क्या होता, वाटर होता। तो क्योंकि वहाँ पे उसकी जगह क्या है, थर्मामीटर है, स्टेरर है, तो वो हीट जो है उसकी वजह से वो एपरेटस गर्म हो जाता है, थर्मामीटर गर्म हो जाता है, जो है स्टेरर गर्म हो जाता है, तो हमें वाटर इक्विवेलेंट लेना पड़ता है उसके लिए। तो W दैट इज वेट ऑफ वाटर एंड दिस स्मॉल w इज वाटर इक्विवेलेंट। तो इसमें से T2 माइनस T1 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1 चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज हीट गेन बाय द वाटर। टोटल हीट जो उसने वाटर ने गेन की है वो ये है। अब इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि ये जो है HCV, तो दिस बराबर दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब L कैलकुलेट करना है, तो L इज इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1 अपॉन X। ये है हमारी, ये आ गई है HCV, ये HCV कैलकुलेट हो चुकी है। अब हम देखते हैं, ये तो HCV निकल गई, ठीक है। अब LCV क्या होता है, LCV का फॉर्मूला होता है HCV माइनस 0.09H इंटू 587। 587 इज द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। अब ये जो वैल्यू है ये कैसे आई, ये हम कैलकुलेट करके बताते हैं। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। अब इसमें 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 18 ग्राम ऑफ H2O। तो एक ने कितना दिया, 18/2, जिसको हम कैंसिल करके 9 लिख सकते हैं। जब हाइड्रोजन 2 ग्राम, जो फ्यूल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यदि 2 ग्राम
18 ग्राम ऑफ H2O बनाता है तो एक बनाएगा 18/2। तो यदि हम ये मानते हैं कि फ्यूल में H अमाउंट की हाइड्रोजन प्रेजेंट है, H अमाउंट की हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कितना हो जाएगा, 2 ग्राम में इतना था तो एक में 18/2 यानी कि 9, तो H में कितना हो जाएगा इंटू H, तो 9H हो गया, ठीक है, 9H। अब ये जो 9H है, H जो है ये परसेंटेज में होता है, यानी कि ये परसेंट में है, और इस परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 लिख देंगे, यहाँ पे परसेंट को हमने हटाया तो 9H/100। अब इस 100 को यदि हम हटा के यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 0.09H लिख सकते हैं, तो वही चीज़ हमने करी है कि HCV माइनस 0.09H इंटू 587, ये फॉर्मूला होता है LCV का। अब हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू एक्चुअली थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। कोई भी जब हम फ्यूल बर्न करते हैं, कंबशन प्रोसेस होता है, तो इतनी हीट, थ्योरेटिकल वैल्यू की तरह क्या कहती है कि ये इतनी हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो वो होती है हायर कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करते हैं उसको, एक्सपेरिमेंटली जब हम करते हैं लैब में, तो ये देखते हैं कि उसकी जो स्टीम वाटर वेपर्स है वो इवेपोरेट आउट हो जाती है, और वो कितनी वाटर वेपर इवेपोरेट होगी, जो स्टीम है वो इवेपोरेट आउट हो जाती है। वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा कि कितना हाइड्रोजन फ्यूल में प्रेजेंट था। जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट था फ्यूल में उतनी ही तो H2O बनेगी, उतनी ही स्टीम बनेगी। तो इसीलिए हमने ये कैलकुलेट किया है कि जितनी हाइड्रोजन होगी उतना, उस हिसाब से ही H2O बनेगा। तो यदि 2 ग्राम 18 ग्राम H2O बनाता है, मॉइस्चर बनाता है, स्टीम बनाता है, तो एक कितना बनाएगा 18/2 दैट इज 9। तो यदि H अमाउंट की, जिसको हम कई बार X Y मान लेते हैं, यहाँ पे हमने H माना है कि H अमाउंट की हाइड्रोजन है, तो कितना जो ये है, यदि H अमाउंट का हाइड्रोजन है तो उस केस में कितना बनेगा, H2 9H बनेगा, ठीक है। और H जो होता है परसेंटेज में होता है, तो इसलिए परसेंटेज को हटाने के लिए 100 लिखा, और फिर इस 100 को नहीं लिखी, उसके लिए हमने क्या किया, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 0.09H। अब फॉर्मूले में, और ये है 587 इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। अब HCV क्या था, ये था कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1/X। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, माइनस ये तो एज इट इज रख दिया हमने, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में क्या होगा, ये हाइड्रोजन दे रखा होगा 6% है, 7% है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करना होगा। ऑलरेडी ये परसेंटेज की फॉर्म में हमने कर रखा है, तो इसलिए ऐसा नहीं हो कि उस परसेंट को कन्वर्ट करने के लिए एक और बार हमने 100 से इसको डिवाइड कर दिया, वो हमें नहीं करना। तो LCV भी निकल गया और HCV भी कैलकुलेट हमने कर लिया है। अब इसमें कुछ करेक्शंस हैं, वो करेक्शंस हम देखते हैं कि जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कर लिया और उसको क्रॉस चेक करने के लिए रिवर्स प्रोसेस जब चलाया कि जिस रेट से टेम्परेचर राइज हो रहा था उसी रेट से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कूल हो रहा है, तो वो चेक करने के लिए जब उसने देखा तो कुछ उसमें करेक्शंस आए, कुछ उसमें मिस्टेक्स थी जो यहाँ पे ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी और एक नया फॉर्मूला बनेगा, तो वो हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं करेक्शंस की। तो जो बॉर्न कैलोरीमीटर में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कुछ जो हमने फॉर्मूला निकाला था उसमें कुछ करेक्शंस हैं, जो साइंटिस्ट ने देखा कि जब रिवर्स प्रोसेस करके देखा कि जिस रेट से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था उसी रेट से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है क्या, तो उसमें कुछ चेंजेस आए थे। प्लस एसिड करेक्शन, तो उसमें कुछ करेक्शन, जो भी करेक्शंस आए थे उनको उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, 3 टाइप के करेक्शंस आए हैं। फर्स्ट जो हमने फ्यूज वायर मैग्नीशियम लिया था, फ्यूज मैग्नीशियम वायर लिया था, उसमें जब हमने जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट किया तो जो मैग्नीशियम वायर है वो भी गर्म हो गया था। उसने जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो वो जो मैग्नीशियम वायर है वो कंबशन का पार्ट नहीं है, जो उसकी जो हीट है वो कंबशन का पार्ट नहीं है, लेकिन
जैसे ही वो वायर गर्म होता है और उसकी हीट जो है वो भी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसकी जो हीट है, जो ये गर्म हुआ, उसकी हीट किसने एब्जॉर्ब कर ली? वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली। तो करनी तो नहीं चाहिए क्योंकि वो तो कंबशन का पार्ट ही नहीं है। तो उसको हम क्या करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर से, चेंज इन टेम्परेचर जो है T2 - T1 जो है उसमें से माइनस करेंगे। फिर दूसरा करेक्शन आता है एसिड करेक्शन। अब ये एसिड कहाँ से आया? जब कंबशन प्रोसेस हुआ, चल रहा था, तो उस फ्यूल में सल्फर था, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन तो है जिसकी प्रेजेंस में पूरा कंबशन प्रोसेस हो रहा है। तो ये क्या बनाता है? एसिड बनाता है। और एसिड जब बनता है तो रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सिमिलरली नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाती है? HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो दीज टू एसिड रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी होती है ये रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। तो वो जो हीट रिलीज होती है एसिड बनने की वजह से, वो हीट भी एब्जॉर्ब कर लेता है कौन? वाटर, जो कि कॉपर कैलोरीमीटर में है। तो उस हीट को भी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस कर रखा है एसिड करेक्शन। तो दो चीजें तो सब्ट्रैक्ट हो रही है, एक तो फ्यूज वायर करेक्शन, ठीक है, उसकी जो फ्यूज वायर जो था वो गर्म हुआ था, उसकी जो हीट है वो वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली थी, उसको माइनस करेंगे। प्लस दूसरा है एसिड करेक्शन। जब एसिड बना तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, क्योंकि रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो वो भी उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो चुकी है, एसिड करेक्शन एंड फ्यूज वायर करेक्शन। दो चीजें इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी गई है। अब जो थर्ड नंबर की है, थर्ड नंबर का जो करेक्शन है दैट इज कूलिंग करेक्शन। जिस रेट से टेम्परेचर राइज हो रहा था उसी रेट से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है क्या? ये जब साइंटिस्ट ने चेक किया तो कुछ उसमें से कुछ डिफरेंस आया, और वो जो डिफरेंस है दैट इज कूलिंग करेक्शन। उसको हम कह रहे हैं कूलिंग करेक्शन। और उस करेक्शन, उस जो डिफरेंस को हम जब इसमें T2 - T1 यानी कि डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर, इसमें जब हम ऐड कर लेंगे तो वो जो रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, वो दोनों बराबर रेट से बराबर रेट हो जाएगी उसकी, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तब जाके ये जो फॉर्मूला है ये करेक्टेड फॉर्मूला होगा, और HCV तब एक नया फॉर्मूला आएगा HCV का। HCV इज इक्वल्स टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 - T1 प्लस कूलिंग करेक्शन माइनस एसिड करेक्शन, माइनस इन दोनों को हम माइनस कर देंगे अपॉन x। x हमने क्या लिया था? फ्यूल लिया था, जिसमें से ये सारी चीजें हम निकाल रहे हैं, ये जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं HCV। और अब LCV भी निकाल सकते हैं क्योंकि LCV क्या है? HCV माइनस 0.09H इंटू 587। तो जहाँ पे HCV है वहाँ पे ये पूरी वैल्यू लिख देंगे, माइनस 0.09 इंटू 587। तो इस तरीके से आफ्टर करेक्शन जो फॉर्मूला बनता है वो है HCV बराबर दिस। अब जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो न्यूमेरिकल में आप देखेंगे कि सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसमें करेक्शंस दे रखे होंगे कि सपोज करो कूलिंग करेक्शन ये है, वैल्यू दे रखी होगी, एसिड करेक्शन की वैल्यू दे रखी है, फ्यूज वायर करेक्शन की वैल्यू दे रखी है। अब सपोज करो हमें फॉर्मूला ही नहीं पता है, ये वाला फॉर्मूला जो करेक्टेड फॉर्मूला है वो यदि हमें नहीं पता होगा तो हम HCV कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो हमने HCV और LCV कैलकुलेट किया था वो प्लस आफ्टर करेक्शन जो नया फॉर्मूला बना है वो भी हमें पता होना चाहिए। और इसका सिग्निफिकेंस जो बॉम कैलोरीमीटर है इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन यही है कि हम इससे कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल की, किसी भी सॉलिड फ्यूल की या नॉन वोलेटाइल फ्यूल की फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो है कार्बोनाइजेशन। और ये जो कार्बोनाइजेशन है ये सॉलिड फ्यूल का लास्ट टॉपिक है, कार्बोनाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। तो कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल का मतलब क्या है कि इस कोल का कार्बोनाइजेशन होगा। और कार्बोनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है?
कार्बोनाइजेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कोल जो है वो कोक में कन्वर्ट होता है। कोल इज कन्वर्टेड इनटू कोक इन द एब्सेंस ऑफ एयर। In the absence of air, when coal is converted into coke, then that process is known as कार्बोनाइजेशन। अब इसी को हम यदि हिंदी में मैं समझाऊं तो कार्बोनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोल जो है वो कोक में कन्वर्ट होता है एयर की एब्सेंस में, ठीक है। तो उसको हम कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। अब कोल से हम कोक में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि जब ये हम इसमें लेबोरेटरी में कोल से हम जब कोक बनाते हैं, यानी कि इससे थोड़ा बेटर क्वालिटी का फ्यूल बनाते हैं। तो बेटर क्वालिटी का फ्यूल का मतलब ये है इसकी कैलोरीफिक जो भी है, अब जब हम इसको हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो क्या होगा? तो कोल से कोक में जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी भी होगी उससे बेटर होगी कोक की। तो कैलोरीफिक वैल्यू के इससे यदि हम कंपेयर करते हैं तो यदि कोक और कोल इन दोनों को हम देखते हैं कि किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी, तो कैलोरीफिक वैल्यू कोक की ज़्यादा होगी। इसीलिए हम कोल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करेंगे और कोक में कन्वर्ट करेंगे। दिखने में ये ब्लैक कलर का ही होगा, काला ही होगा जैसा कोल दिखता है ब्लैक कलर का, बट इसकी जो क्वालिटी होगी, जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी, जब ये कंबशन प्रोसेस में इसको हम यूज़ में लेंगे वहाँ पर ये जो कोक है ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कर क्यों रहे हैं। कोल को हम हीट करके कोक में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई वी आर कन्वर्टिंग कोल इनटू कोक और व्हाट इज दैट प्रोसेस। तो ये हमें पता होना चाहिए। कोल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया और कौन सी फॉर्म में कर दिया? कोक में कर दिया, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई होगी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कोल इनटू कोक इन एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। अब ये कार्बोनाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन और दूसरा होता है हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। लो टेम्परेचर से मतलब ये है कि जो लो टेम्परेचर पे वो कार्बोनाइजेशन जो लो टेम्परेचर पे होता है उसको बोलते हैं लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। और वो टेम्परेचर कितना होता है? 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर पे जो कार्बोनाइजेशन होगा उसको हम बोलेंगे लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। और हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन का मतलब ये जिसका कि टेम्परेचर हाई हो, कितना हो? 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 900 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो उस टेम्परेचर, उस कार्बोनाइजेशन को हम बोलते हैं हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। अब इसके आगे हम देखने वाले हैं कि लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन का एक मेथड है और एक हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन का मेथड है। तो दोनों मेथड को हम पढ़ने वाले हैं। एक तो है बिहाइव ओवन मेथड और सेकंड है ऑटो हॉफमैन्स मेथड। तो बिहाइव ओवन मेथड तो लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, जो बिहाइव ओवन मेथड में लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होता है और हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन होता है ऑटो हॉफमैन मेथड में। तो वो अब हम देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटलर्जिकल कोक। मेटलर्जिकल कोक का मतलब ये है जो मेटलर्जिकल प्रोसेस में काम में आता है कोक, उसको हम बोलते हैं मेटलर्जिकल कोक। तो अच्छी क्वालिटी का हम कोक यहाँ पे बनाने वाले हैं और उसके क्या मेथड्स हैं? दो मेथड है। एक तो है बिहाइव ओवन मेथड, और सेकेंड है ऑटो हॉफमैन मेथड। अब बिहाइव ओवन मेथड क्यों कह रहे हैं? बिहाइव का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता।
तो जैसा मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसा ही ये जो ओवन होता है इसकी शेप होती है, मधुमक्खी के छत्ते की जैसे होती है। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं बीहाइव ओवन मेथड। और ये कितने टेम्परेचर पे इसमें कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होता है, जो कन्वर्जन मेथड होता है, कोल से कोक में कन्वर्जन होता है, वो कितने टेम्परेचर पे होता है, 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा कार्बोनाइजेशन हो रहा है, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। ठीक है, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस बीहाइव ओवन मेथड में हो रहा है। अब इधर हम देखते हैं कि और दूसरा मेथड क्या है, ऑटो हॉफमैन मेथड। तो ऑटो हॉफमैन ओवन मेथड ये साइंटिस्ट ने अपने नाम से दिया है, ऑटो हॉफमैन उसका साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपने नाम से इस मेथड को नाम दिया है ऑटो हॉफमैन मेथड। और इसमें जो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होता है, जो कन्वर्जन होता है कोल से कोक में, वो कितने टेम्परेचर पे होता है 900 से 1200 डिग्री के बीच में। यानी कि इसमें कौन सा कार्बोनाइजेशन हो रहा है, हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस ऑटो हॉफमैन में हो रहा है। तो ये है तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछ लिया जाता है कि एट व्हाट टेम्परेचर लो कार्बोनाइजेशन टेक्स प्लेस। लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन कितने टेम्परेचर पे होता है, तो हमें यदि टेम्परेचर नहीं पता होगा तो वहाँ पे हमारा वो 2 नंबर का क्वेश्चन चला जाएगा। तो हमें इसका टेम्परेचर पता होना चाहिए। इसी तरीके से हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन कितने टेम्परेचर पे होता है, तो कई बार टेम्परेचर पूछ लिया जाता है, तो हमें ये टेम्परेचर पता होना चाहिए। अब इसमें बात आती है कि यदि ये हम दोनों मेथड अभी हम करेंगे, उसमें हम जो कोल लेंगे, कोल जो हम लेने वाले हैं वो कोल कैसी क्वालिटी का होगा, तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप के कोल लिखे हैं और उसका डिफरेंट नेचर है और उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट है केकिंग कोल। केकिंग, केक जैसा सॉफ्ट, केक जैसे सॉफ्ट होता है ना, वैसा ही ये जो कोल है ये सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको केकिंग कोल कहते हैं। ठीक है, देन यानी कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं है, सॉफ्ट कोल हमें यूज नहीं करना है। फिर सेकंड जो आता है नॉन केकिंग कोल। अब ये नॉन केकिंग यानी कि सॉफ्ट तो नहीं है, मतलब केक की जैसे, ये याद रखने का तरीका है कि जो उसकी क्वालिटी है वो कैसी है, केक जैसी सॉफ्ट है, तो वो सॉफ्ट क्वालिटी का हमें नहीं चाहिए। अब जब नॉन केकिंग कोल की बात आती है तो हम कहते हैं कि केक जैसा सॉफ्ट तो नहीं है, बट ये वीक कोहेरेंट मास है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक है, तो हमें ऐसी वीक स्ट्रेंथ का भी हमें नहीं लेना। तो फिर हम तीसरी कैटेगरी में आते हैं कोकिंग कोल। कोकिंग कोल का मतलब है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कोक हम बनाएंगे उसकी जैसे स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छी क्वालिटी का ये कोल है। और इसकी जो यदि हम इन तीनों में से केकिंग, नॉन केकिंग और कोकिंग कोल, तो जो हम स्टार्टिंग मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हम यूज करने वाले हैं, जो रिएक्टेंट हम यूज करने वाले हैं जिससे हम कन्वर्ट करेंगे, कोल से कोक में कन्वर्जन करेंगे, तो वो कोल कौन सा होना चाहिए, कोकिंग कोल होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी अच्छी स्ट्रेंथ होती है। तो हम कोकिंग कोल लेंगे, तो जब हमने स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि रिएक्टेंट अच्छा लिया है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट कैसा बनेगा, अच्छा ही बनेगा, तो जो कोक बनेगा वो भी अच्छा ही बनेगा। तो इन तीनों कैटेगरी में से हम कोकिंग कोल लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये भी पता लग गया कि सोर्स हम क्या ले रहे हैं, रिएक्टेंट हम क्या लेने वाले हैं। इन मेथड्स में जो हम रिएक्टेंट लेने वाले हैं, किस टाइप का हम कोल लेने वाले हैं, वो हमें पता लग गया। 10वां, अब बीहाइव ओवन मेथड का मैं डायग्राम आपको समझाने वाली हूँ कि उसमें जो मैं कह रही हूँ कि मधुमक्खी के छत्ते की जैसी शेप होती है उसकी, तो वो क्या चीज़ है, कैसा दिखता है, वो हम बताएंगे। और जब हमने इस मेथड में कोल से कोक में कन्वर्जन कर लिया, तो फिर हम ये ऑटो हॉफमैन मेथड पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इसकी एक डिसएडवांटेज है कि बीहाइव ओवन मेथड में जब कोल से कोक में कन्वर्जन होता है तो क्या होता है कि कन्वर्जन तो हो गया, लेकिन इसके जितने भी बाई प्रोडक्ट्स है, उसके साथ में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम रिकवर नहीं कर पाते, इसमें रिकवर नहीं कर पाते, यही इसका ड्रॉबैक है। और इसकी वजह से हम कहाँ जाते हैं, फिर
ऑटो हॉफमैन मेथड में, जहां पर क्या होता है, जितने भी बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, कोल से कोक में तो कन्वर्जन हो ही रहा है, उसके साथ जितने भी बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसके साथ में जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनको भी हम रिकवर कर लेते हैं। और रिकवर करने का पर्पस क्या है? रिकवर करने का पर्पस ये है कि आगे कहीं ना कहीं उसको हम काम में ले सकते हैं। जैसे कोल टार है, अमोनियम क्लोराइड है, बहुत सारी चीजें बनेगी, तो उनको हम कहीं ना कहीं यूज में ले सकते हैं। इसलिए हम रिकवर करना चाहते हैं उनके जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं डायग्राम बनाने वाली हूँ। बिहाइव ओवन मेथड, ये है ओवन। बिहाइव, अब ये दिख रहा है ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा है इस तरीके से, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं बिहाइव ओवन। अब ये ओवन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ओवन है जिसके अंदर कोल जो है वो कोक में कन्वर्ट होगा। कितने टेम्परेचर पे? 500 से 700। तो यानी कि ये लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन हो गया। अब इसमें ये जो ओवन है, कहाँ से हम कोल ले रहे हैं? टॉप पे से तो हम कोल ले रहे हैं, कोल चार्जिंग पॉइंट। ठीक है, यहां से हम कोल लेंगे। ठीक, और फिर ये जो कोल है यहां पर इस बेड पर आकर इतने टेम्परेचर पे कन्वर्जन स्टार्ट करेगा। ये इनकी डायमेंशन दे रखी है। ठीक है, ये इस ओवन की डायमेंशन दे रखी है। यहाँ पे जो ये कोल है जब कोक में कन्वर्ट होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत सारे जो बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, उन बाय प्रोडक्ट्स को हम रिकवर नहीं कर पाते, तो ये इसका ड्रॉबैक है। और जब कोल से कोक में कन्वर्जन हो जाता है इतने टेम्परेचर पे, तो अब ये जो है कोल से कोक में कन्वर्जन हो जाएगा, तो कोक को हम सेपरेट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस हुआ उसमें कुछ चीज़ें हैं, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि लेबलिंग जो हमने कर रखी है वो देखते हैं। ये है इनर लाइनिंग, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी लाइनिंग। रिफ्रैक्टरी जो होता है एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि हम जब इसके चारों तरफ इस ओवन के अंदर की साइड लगाते हैं, तो जब हीट प्रोड्यूस होगी तो वो हीट बाहर नहीं जा सकती, और वो जो रिफ्रैक्टरी है वो रिफ्रैक्टरी उससे रिएक्ट भी नहीं करेगा। तो हम जो रिफ्रैक्टरी लेते हैं वो ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। ये जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ये जो इसके चारों तरफ हम अंदर की साइड से इस रिफ्रैक्टरी मटेरियल को लगा देते हैं, और जब ये प्रोसेस होता है तो हीट बाहर भी नहीं जा सकती और इससे रिएक्ट भी नहीं करेगी, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है ये इनर्ट है। तो प्रोसेस बहुत अच्छे से होगा, कोल कोक में कन्वर्ट हो रहा है। और ये यहाँ पे हमने लिखा था ना, हीट रेडिएटेड फ्रॉम द रूफ टू द कोल बेड। अब ये जो हीट है, ये कोल से जो कोक में कन्वर्जन हुआ, उस कोक को तो हमने सेपरेट कर लिया, बट जो इसके सारे जो बाय प्रोडक्ट्स बने थे उनको हम यहाँ पे कहीं रिकवरी मेथड दिख नहीं रहा। केवल हम कोक बना सकते हैं, जो बाय प्रोडक्ट है उसको रिकवर नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे एक जो आप देख रहे हैं कि डोर फॉर एयर सप्लाई और कोक डिस्चार्जिंग, तो कोल से कोक में जो कन्वर्जन हुआ तो कोक भी यहीं से बाहर निकलेगा। लेकिन जब प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियली जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया तो हमें थोड़ी सी एयर उसको देनी पड़ेगी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये तो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर था, फिर यहाँ से एयर सप्लाई क्यों कर रहे हैं? एयर सप्लाई हम केवल कुछ सेकेंड्स के लिए करेंगे। जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हम इस डोर को क्लोज कर देंगे, फिर कोल से कोक में कन्वर्जन हो जाता है और फिर इसी डोर से हम कोक को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और ये जोन ऑफ कंबशन, ये यहाँ पे कंबशन है, ये रिफ्रैक्टरी लाइनिंग मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे कोल हम ऐड करेंगे, कोल यहाँ अंदर हमने इसमें ओवन में डालेंगे, कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन होके कोक को हम बाहर निकाल लेंगे। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट बिहाइव ओवन में होने वाला है। इसकी आप फोटो भी ले सकते हो कि ये किस तरीके का दिखता है, और एग्जाम में यदि आप इस डायग्राम को बना दोगे और इसको एक्सप्लेन कर दोगे तो बिहाइव ओवन मेथड में पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। और ये शॉर्ट नोट में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसका केवल ये डायग्राम है और कितने टेम्परेचर पे होता है, क्या कन्वर्जन हो रहा है और इसकी डिसएडवांटेज क्या है। तो ये हो गया हमारा बिहाइव ओवन मेथड।
अब हम सेकंड मेथड पे आने वाले हैं। क्यों सेकंड मेथड पे आ रहे हैं? क्योंकि इसकी डिसएडवांटेज थी, इसलिए हम दूसरे मेथड पे आएंगे, ऑटो हॉफमैन मेथड। उसमें सारे जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको सबको हम रिकवर कर सकते हैं, यही उसकी एक अच्छी एडवांटेज है। और अच्छी एडवांटेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सबको हम रिकवर कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ को तो हमने रिकवर कर लिया, कुछ को नहीं करा, उसमें सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिकवर हो जाएंगे। प्लस जो गैसेस रिलीज हो रही है, जो कोल गैस बन रही है, उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई बिहाइव ओवन की। अब हम बात करते हैं ऑटो हॉफमैन, बात करते हैं ऑटो हॉफमैन्स मेथड की। तो ऑटो हॉफमैन्स मेथड कितने टेम्परेचर पे होता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इतने टेम्परेचर पे इस ओवन में क्या होता है? कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। तो पहले तो ये डायग्राम देख लीजिए, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, ये दो डायग्राम है, ठीक है। इसका एक डायग्राम और है जो भी हम बाद में देखेंगे। तो ये ऑटो हॉफमैन्स मेथड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरटीयू में बहुत बार आया भी है, इवन इंटरनल्स में भी आया है, इंटरनल जो थ्योरी एग्जाम होती है उसमें भी आया है, और जो आरटीयू एग्जाम में तो ये इंपॉर्टेंट है ही। लॉन्ग क्वेश्चन आता है और उसमें हमें इसके जो तीनों डायग्राम है वो बनाने पड़ेंगे। दो डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखे हैं और तीसरा डायग्राम भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ऑटो हॉफमैन्स मेथड में फर्स्ट डायग्राम इसका देखते हैं। एक्चुअली ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसी का जो जूम फॉर्म है, ये वाला जो पार्ट है इसको हमने जूम करके दिखा रखा है सेकंड वाले डायग्राम में, कि फ्लो ऑफ गैसेस कैसे है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखो, इस तरीके का ओवन होता है और इस ओवन में यहाँ से हम कोल को लेते हैं इन बंकर्स में। ये कोल चार्जिंग कार्स है, इसमें ये चैम्बर्स बने हुए हैं। इस चैम्बर में हम कोल को लेते हैं क्योंकि कोल से ही कोक बनेगा। तो इसमें कोल लेंगे, उसके बाद जब ये सारे लोडेड हो जाएंगे, चैम्बर्स को हम लोड कर देंगे कोल से, उसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे कोल कोक में कन्वर्ट होने वाला है उसको बोलते हैं कोक ओवन, जहाँ पे कन्वर्जन होगा, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होगा। कितने टेम्परेचर पे? 900 से 1200 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो इस ओवन का है, यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। और ये जो दोनों है, ये ब्लैक कलर की जो है, ये है रिफ्रैक्टरी लाइनिंग। रिफ्रैक्टरी लाइनिंग मैंने आपको बताया था वो सब्सटेंस होता है जो कि हीट को बाहर जाने नहीं देता और उसका जो ओवन है उसका टेम्परेचर मेंटेन रखता है। यदि इसका टेम्परेचर इस ओवन का इतना है 900 से 1200, तो इसको मेंटेन रखने के लिए हमें एक सब्सटेंस लगाना होगा, ये है रिफ्रैक्टरी लाइनिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो जाएगा और जब कोक बन जाता है, तो कोक बन जाता है तो इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, कोक पुशर, पुश करके इसको बाहर की साइड हम निकाल देंगे। जैसे ही कोक ओवन जो कोक ओवन में कोक बन जाएगा तो इसको हम यहाँ से रैम से, इसको रैम भी बोलते हैं, कोक पुशर को रैम भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम कोक को बाहर निकाल लेंगे। अब कोक जब बना उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें बनी, जैसे कोल गैस बनी, और उस कोल गैस के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे जिसको हम रिकवर करेंगे। तो यहाँ से कोल गैस, यहाँ से तो हमने कोक निकाल लिया और इधर से हमने कोल गैस बाहर निकाली। कोल गैस के साथ कुछ टार होगा जिसको हम कोल टार बोलते हैं, तो ये टार है यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। और फिर कोल गैस, अच्छा इसको कोल गैस भी बोल सकते हैं, कोक ओवन गैस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ओवन की गैस है इसलिए इसको हम कोक ओवन गैस बोल रहे हैं। कोक जब बना था तब गैस जो प्रोड्यूस हुई उसको हम बोल रहे हैं कोक ओवन गैस। और ये कोक ओवन गैस क्या है? एक्चुअली में ये कोल गैस है, ठीक है। तो ये जो कोल गैस है इसको अभी हम रिकवर करने के लिए अलग अलग टावर से पास करेंगे, और वो डायग्राम हम थर्ड जो डायग्राम उसका होने वाला है वो इसी चीज का होने वाला है कि इसको हम रिकवर कैसे करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये क्या चीज है, ये है रीजनरेटर्स। ये ब्रिक जैसी दिख रही है, तो ये जो जितनी भी ब्रिक्स हैं ये क्या करती हैं कि जब यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा होता है तो बहुत सारी वेस्ट गैसेस भी बनती है, और वो वेस्ट गैसेस जब यहाँ से होती हुई जाती है चिमनी की तरफ, तो अपनी जितनी भी हीट होती है वो इन ब्रिक्स को दे देती है, और ये जो ब्रिक्स है ये गर्म हो जाती है और इनका टेम्परेचर कितना हो जाता है? अप्रोक्सीमेटली 1000 डिग्री हो जाता है। तो 1000 डिग्री
तक का टेम्परेचर ये इसका हो जाता है और तब ये वेस्ट गैसेस बाहर से निकल जाती है। इसका मतलब है एक बार हमने इसको टेम्परेचर जितना, इस ओवन को हमने जो टेम्परेचर दिया, उसके बाद हमें ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेचर हमें कहाँ से मिल रहा है, इन ब्रिक्स से मिल रहा है। तो इसीलिए इसको हम रीजनरेटर बोलते हैं। ब्रिक्स की जगह हम इनको रीजनरेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्रिक्स जो है एक तरीके से हीट को प्रोड्यूस कर रही है। टेम्परेचर जो 1000 डिग्री मिल रहा है, जो जब वेस्ट गैसेस यहाँ से निकलती हैं तो वो सारी वेस्ट गैसेस अपनी हीट इसको दे देती है ब्रिक्स को, और यहाँ पे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 1000 डिग्री तक हो जाता है। तो इसका 900 से 1200 डिग्री टेम्परेचर है। तो हमें स्टार्टिंग में तो टेम्परेचर इतना रखना पड़ा, उसके बाद बाकी हीट हमें कहाँ से मिल रही है, रीजनरेटर से। ठीक है, तो इसलिए इसको हम रीजनरेटर्स बोल रहे हैं। अब ये डायग्राम सबको क्लियर हो गया। अब इसी का जूम फॉर्म कौन सा वाला, ये वाला जो पार्ट है इतना, ये मैं जूम करके दिखाने वाली हूँ, जिसमें हम दिखाएंगे कि फ्लो ऑफ गैसेस कैसे है, इसका फ्लो कैसे हो रहा है, और जो है वेस्ट गैसेस कैसे जा रही है चिमनी की साइड, उसके अलावा कोल गैस को हम कहाँ से निकाल रहे हैं, वो सारी चीज़ हम जूम फॉर्म में बताने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये और ये डायग्राम सेम है, इसमें फ्लो ऑफ गैसेस बता रखा है, किस तरीके से फ्लो हो रहा है, क्या हम प्रोड्यूसर के जो हम फ्यूल ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, एयर दे रहे हैं क्या, वेस्ट गैसेस कहाँ से निकल रही है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले थे। दिस इज, ये जो जूम पार्ट है वो है, ये देखिए, ये हो गए चैम्बर्स, चैम्बर लोडेड विद कोल, जिसमें हमने कोल लिया था, और ये वही रीजनरेटर्स हैं। देखो ये रीजनरेटर्स, हॉट रीजनरेटर। हॉट रीजनरेटर्स इसलिए बोल रहे हैं जब वेस्ट गैसेस, अब यहाँ से देखो वेस्ट गैसेस यहाँ से निकल रही है, यहाँ से वेस्ट गैसेस जब जाएंगी, इधर से वेस्ट गैसेस जब जाएंगी, वेस्ट गैसेस टू चिमनी, तो उससे पहले वो वेस्ट गैसेस अपनी सारी हीट किसको दे देंगी, ब्रिक्स को दे देंगी, रीजनरेटर्स को दे देंगी, और ये गर्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर कहाँ यूटिलाइज हो जाएगा, कार्बोनाइजेशन में यूटिलाइज हो जाएगा। उसकी वजह से हमें अब ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एयर, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कार्बोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ी सी एयर देनी पड़ती है, तो वो एयर हम यहाँ से देंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। ये है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस है फ्यूल। कौन सा हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो वो हम फ्यूल जो जिससे कि टेम्परेचर 900 से 1200 डिग्री मेंटेन रहे, उसके लिए भी तो हम कोई फ्यूल लेंगे, तो वो फ्यूल है प्रोड्यूसर गैस। और ये वेस्ट गैसेस तो निकल ही गई है। तो इस तरीके से फ्लो है, ये देखो गैसेस बर्न्स एयर, ये इस तरीके से गैसेस का फ्लो है, जिससे कि ये जो चैम्बर्स है ये गर्म हो रहे हैं और कोल कोक में कन्वर्ट हो रहा है। फिर वेस्ट गैसेस बाहर निकल गई, और जो कोल गैस थी वो कोल गैस हमने टावर से, अब डिफरेंट टावर से हम इसको पास करने वाले हैं। जितने भी इसमें कंपोनेंट होंगे वो सारे कलेक्ट हो जाएंगे अलग अलग टावर में। तो ये दोनों डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑटो हॉफमैन ओवन मेथड है, इसमें ये ओवन है जिसमें कि कोल कोक में कन्वर्ट हो रहा है, और इतना जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका जूम फॉर्म है। क्लियर। अब हम जाते हैं थर्ड नंबर के डायग्राम पे। अब हमने फर्स्ट और सेकंड डायग्राम जो ओवन है ऑटो हॉफमैन मेथड, उसमें जो भी हम ओवन यूज़ कर रहे हैं, ऑटो हॉफमैन ओवन यूज़ कर रहे हैं, उसके दो डायग्राम हम समझ चुके हैं। फर्स्ट डायग्राम में हमने कन्वर्जन देखा था कि कोल कोक में कन्वर्ट कैसे होता है, और उसी का जूम फॉर्म जो है हमने सेकंड डायग्राम में देखा था। अब जो ये थर्ड डायग्राम है वो जो कोक ओवन गैस निकल रही थी साइड में से, उसी कोक ओवन गैस को हमने इन टावर से जब पास किया तो जितने भी उसमें कंपोनेंट प्रेजेंट थे वो सारे सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और फाइनली हमें प्योर गैस मिल जाएगी, प्योर कोल गैस मिल जाएगी। तो जो अभी ये कोक ओवन गैस है ये इम्प्योर है। इम्प्योर गैस है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो इसको याद करने का तरीका है, कितने टावर हम ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 टावर बना लेने हैं, और फिर इन टावर्स को हम कनेक्ट कर देंगे। देखो इस तरीके से हमने कनेक्ट कर रखा है। ये मैं बनाने का तरीका भी आपको बता रही हूँ कि ये जब रिकवरी मेथड हमें देनी होगी, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में तीनों डायग्राम आपको बनाने, कोई भी डायग्राम छोड़ना मत,
क्योंकि ये डायग्राम के ही इसमें मार्क्स है कि आपको तीनों डायग्राम आते भी है कि नहीं आते हैं, लेकिन आपने बनाया नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मार्क्स लेने के लिए आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 5 आप टावर बनाओगे और इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। फिर कोक ओवन गैस जो है उसको हम पास करेंगे। तो जब फर्स्ट वाले टावर से हम पास करेंगे जिसमें लिक्विड अमोनिया है, तो हम ये स्प्रे क्यों कर रहे हैं? स्प्रे इसलिए करते हैं जिससे कि प्रॉपर रिएक्शन हो सके, जो गैस है उससे हर एक पार्टिकल से उसकी रिएक्शन हो सके, और वो जितने भी उसमें कंपोनेंट जो इस ये लिक्विड अमोनिया है वो जो कंपोनेंट रिकवर करेगा वो प्रॉपर तरीके से कर पाए, इसीलिए हम इसको स्प्रे करते हैं। एक साथ एकदम से ऐसे ना, जैसे ग्लास में पानी लिया और डाल दिया, ऐसे नहीं, उसको स्प्रे करते हैं। तो यहाँ पे है ना इस तरीके से यहाँ से स्प्रे होता है, ठीक है। तो अब हम इसको स्प्रे करेंगे तो क्या होगा? टार क्या है? कोल टार कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये थोड़ी बहुत जो अमोनिया है वो यहाँ पे होगी, कलेक्ट हो जाएगी। तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे यहाँ से और एक अलग कंटेनर में हम कलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोल टार कलेक्ट हो गया, फिर जो कोक ओवन गैस है वो सेकंड टावर में गई, तो वहां पे क्या हो रहा है? वाटर को स्प्रे कर रहे हैं। तो जैसे ये वाटर को स्प्रे हम करेंगे तो वो ये जो कोक ओवन गैस है उसमें जो अमोनिया होगा वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में हमें कंपोनेंट मिल गया, इसको हमने सेपरेट कर लिया। ये ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा जैसे वाटर के साथ कोक ओवन गैस रिएक्ट करेगी। जैसे यहाँ से इधर इस टावर में आएगी तो क्या होगा? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे टावर में जब कोक ओवन गैस को पास करते हैं, ये फर्स्ट टावर, फिर सेकेंड टावर, फिर थर्ड टावर में जब कोक ओवन गैस आती है तो क्या होता है? वहां पे क्या चल रहा है? लो वाटर एट लो टेम्परेचर, यानी कि ठंडे पानी को कोल्ड वाटर को स्प्रे कर रहे हैं, तो उससे क्या कलेक्ट होगा? नेफ्थलीन कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम कोक ओवन गैस को नेक्स्ट टावर से पास करेंगे जहाँ पे वॉश ऑयल स्प्रे कर रहे हैं। वॉश ऑयल का मतलब है थोड़ा हैवी ऑयल है जिसको हम स्प्रे करेंगे। तो जितने भी लाइट ऑयल्स हैं, जितने भी ल्यूब्रिकेंट्स हैं, लाइट ऑयल्स हैं, वो यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद फाइनली हम उस कोल्ड गैस को, जो इम्प्योर गैस है, कोक ओवन गैस है, उसको हम पास करेंगे जो ये लास्ट टावर है जिसमें कि फेरिक ऑक्साइड के बैड्स बने हुए हैं। ये बैड बने हुए हैं, ये छोटे छोटे बैड्स हैं। तो इनसे जब हम इसको, ये गैस यहाँ पे आती है, इन बैड से रिएक्शन करती है, फेरिक ऑक्साइड से रिएक्शन करती है। तो उसमें जो H2S प्रेजेंट है, H2S हार्मफुल इसलिए होती है क्योंकि वो ओवन को खराब कर सकती है। इसलिए जहाँ पर भी हम उस कोल गैस को, इस गैस को, इम्प्योर गैस को यूज करेंगे और उसमें H2S प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेगी? उस एपरेटस को खराब कर सकती है, क्योंकि इसका कोरोसिव नेचर होता है, सल्फर का कोरोसिव नेचर होता है, इसलिए इसको H2S को रिमूव करना जरूरी है। तो जैसे ही कोक ओवन गैस यहाँ से आएगी तो ये इससे फेरिक ऑक्साइड से रिएक्शन कर लेगी और ये सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, फेरिक सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। और क्या होगा? फाइनली हमें प्योर फॉर्म ऑफ कोल गैस मिल जाएगी। तो ये जो Fe2O3 है यहाँ पे सल्फर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बेड्स हैं धीरे धीरे यहाँ पे रिएक्शन सभी बेड्स में हो जाएगी और हमें फाइनली प्योर फॉर्म ऑफ कोल गैस मिल जाएगी, क्योंकि सल्फर H2S भी रिमूव हो चुका है। तो ये 5 टावर है जिससे हम कोक ओवन गैस में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे और फाइनली प्योर गैस हमें मिल जाएगी। और ये प्योर कोल गैस जो है वो हम कहीं और यूज में ले सकते हैं, जहाँ पर हमें फ्यूल के लिए चाहिए या किसी और पर्पस के लिए चाहिए, तो हम उस प्योर कोल गैस को यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हमने कोल टार कलेक्ट करा, सेकेंड में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड कलेक्ट करा, थर्ड में नेफ्थलीन, फोर्थ में लाइट ऑयल्स और फिफ्थ में रिमूवल ऑफ H2S, यानी कि H2S को रिमूव कर लिया और फिर फाइनली हमें प्योर कोल गैस मिल गई।
तो ये मेथड जो है ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, लेकिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आरटीओ में ये क्वेश्चन जरूर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसका। इसलिए कोई भी ऐसा टॉपिक मत छोड़ देना कि ये मेरे को याद नहीं हो रहा और मैं इसको छोड़ दूँ। मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप ये सारे जितने भी मैंने आपको ये वीडियो में समझाया है डायग्राम, ये बहुत अच्छे से आप समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। ठीक है, सो आज सॉलिड फ्यूल के बारे में कंप्लीट हमने इंफॉर्मेशन ले ली है कि सॉलिड फ्यूल क्या होता है, इसको कैसे बना सकते हैं, कौन सा बेटर क्वालिटी का होता है। तो ये कंप्लीट सॉलिड फ्यूल की आज हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लिक्विड फ्यूल जो होता है वो क्या होता है, उसकी क्या क्वालिटी होती है, कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, और लिक्विड फ्यूल पे, सॉलिड से लिक्विड फ्यूल पे हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि लिक्विड फ्यूल थोड़ा बेटर क्वालिटी का होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी और हाई होती है। तो इसलिए हम फिर सॉलिड से लिक्विड फ्यूल पे जा रहे हैं कि लिक्विड फ्यूल में अब क्या क्वालिटीज है, सॉलिड की अपनी क्वालिटीज हैं और लिक्विड की अपनी क्वालिटीज हैं। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और इसको बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा। सॉलिड फ्यूल में से डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा।